वेलकम बैक एवरीवन। मैंने अभी एक लास्ट वीडियो बनाई थी, शायद अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो जाकर के वीडियो देखी, सो दैट यू विल बी ऑन पॉइंट। और जो भी मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ, सो दैट एक एक फ्लो में चलती रहें सारी की सारी चीज़ें। तो मैंने उस चीज़ में डिस्कस करा था कि कोई भी बंदा है जो स्टॉक मार्केट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या एक ट्रेडिंग करना चाहता है, उस वो और वो फुल टाइम नहीं लेना चाहता है इस चीज़ को, और उसकी एक एक जॉब है, 9 to 5 जॉब है, जिसमें उसके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि जब भी आपके पास वीकेंड पे टाइम हो या किसी दिन छुट्टी हो, तो आप अपने वीकली एनालिसिस कैसे कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के। सबसे पहले किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अपकमिंग सेक्टर कौन सा है। अपकमिंग सेक्टर्स बहुत सारे सेक्टर्स हैं। लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो कहाँ कहाँ कौन कौन से अपकमिंग सेक्टर्स हो सकते हैं, डिमांड कहाँ कहाँ पे बढ़ सकती है, और रेगुलर बेसिस पे डिमांड कहाँ पर आ रही है। डिमांड कहाँ पर आ रही है? फार्मा में बाइंग आ रही है। फार्मा में डिमांड आ रही है। डिमांड क्यों आ रही है? बिकॉज लोग इतना ज्यादा अवेयर हो चुके हैं एक एक चीजों को लेकर के कि आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उस चीज के ऊपर जाकर के, ठीक है। और किस चीज की डिमांड आ सकती है? लेट्स से एफएमसीजी में डिमांड आ सकती है। लोग खाना स्टोर कर रहे हैं, ले रहे हैं, उन चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं कि इन केस 0.1% अगर कहीं पर भी लॉकडाउन लग जाता है अगर फिर से, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरीके से चल रही है हर एक सिटी में आज। इंडिया के अंदर हम देखते हैं काफ़ी सिटीज़ ने, काफ़ी स्टेट्स ने ऐसा कर दिया है कि धीरे धीरे वो नाइट लॉकडाउन लगाना शुरू करें। बट 0.1% अगर कहीं पे गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड कर देती है, तो लोग अपने चीज़ों को स्टोर करना शुरू करेंगे खाने पीने की। तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। डिमांड और कैसे बढ़ सकती है प्रैक्टिकल पॉइंट पे? डिमांड क्या होगा? जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से कोई बंदा है वो ट्रैवल कर रहा है, ऑफिस जाता है रेगुलर बेसिस पे, तो उसकी कहाँ पे डिमांड बढ़ेगी? वो मेट्रो यूज नहीं कर सकता, वो बसेस यूज नहीं कर सकता। ईदर हिल परचेज हिज ओन कार, ठीक है। कार खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, यानी कि कार और बाइक नहीं खरीद रहा है तो हिल गो एंड यूज सम टैक्सी सर्विस। तो अगर ऐसी कोई सर्विस अगर वो यूज कर रहा है, तो डिमांड कहाँ पे बढ़ रही है? उस पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है। तो लोग धीरे धीरे करके, जिनके पास जब फंडिंग आ रही है, लोग लोन्स ले रहे हैं, तो उन चीजों में जाकर के वहां पे डिमांड और सप्लाई वहां पे पूरी कर रहे हैं। अब हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर ऑटो सेक्टर में डिमांड आएगी, तो कहीं ना कहीं लोन्स होंगे, तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, उस पर डिमांड आएगी, तो वहां पर भी चीजों को, तो हमें प्रैक्टिकली चीजों को बैठ करके सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। लेट से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। अभी तो चलो सर्दियां चल रही हैं, ठीक है। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, तो लोग क्या क्या चीजें पे फोकस करते हैं? लोग एसी लेंगे जा करके। तो एसी की कौन सी कंपनीज हैं? आप समझो कि यार एसी की कौन सी कंपनीज हैं जो उस टाइम पे डिमांड बढ़ सकती है, बिकॉज एसी लोग खरीदेंगे जाके। पंखा खरीदेंगे लोग, अगर एसी नहीं ले रहे हैं तो पंखा लेंगे, पंखा नहीं लेंगे कूलर लेंगे। तो उन चीजों की प्रैक्टिकली डिमांड बढ़ रही है। वो नहीं होगा, बहुत एक छोटी सी चीज है। हम मार्केट जाते हैं, डिनर करा, रात को वॉक करने के लिए गए, आपने देखा आइसक्रीम मिल रही है, तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ रही है गर्मियों में, ठीक है। तो विद टाइम आपको समझना पड़ेगा कि यार प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर मैं अपने घर के अंदर बैठ के मैं चारों जगह पे अगर मैं नजर घुमाता हूँ, तो मेरे को वहां पे क्या क्या चीजें दिख रही हैं। एक घर में अगर मैं नजर घुमाता हूँ, तो मेरे को दीवार पे प्लास्टर लगा हुआ दिख रहा है जो सीमेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो हर एक सेक्टर जो है आपके आसपास ही है। आपको उस चीज को प्रैक्टिकली समझना है कि यार मेरे कौन से टाइम पे किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, और मैं किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल पॉइंट पे। ये तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट हो गया, अब हम टेक्निकल पॉइंट पर आते हैं। जिन लोगों को थोड़ी बहुत एक एवरेज अगर नॉलेज है टेक्निकल पॉइंट पे, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं चार्ट खोलता हूँ। मैंने यहाँ पे चार्ट्स ऑलरेडी खोल रखे हैं। अब मेरे पास सेक्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो मैंने कुछ सेक्टर्स निकाल के रखे हैं। इसके अलावा भी और सेक्टर्स होते हैं, बट जस्ट टू गिव अ स्मॉल ओवरव्यू कि सेक्टर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। सेक्टर कौन सा होता है? आईटी का सेक्टर होता है, ठीक है। आईटी के बाद एनर्जी, मेटल, कोमोडिटीज, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स, फार्मा, ऑटो, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स भी आ जाते हैं। तो आप ये देखो, कंजम्पशन कंजम्पशन रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप ये देखो कि यार इन ये ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो मेरे काम के हैं, जिसमें
आगे मुझे लगता है कि मैं अगला एक वीकली व्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर टेक्निकल्स की नॉलेज है, आप एक एक्सवाइजेड चार्ट को खोल करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे एनालिसिस करेंगे? जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला सेक्टर ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पर आकर के यहाँ पे रुका और प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि वहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट एज इन कि बायर सेलर एक ही क्वांटिटी या एक आसपास की क्वांटिटी में बाय सेल कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि यहाँ से ये गिरेगा या यहाँ से ऊपर चलेगा। तो आपको उसको एनालाइज करो, हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर के एनालाइज करो। मैंने कुछ पुरानी वीडियोस में ही बताया है कि मेरे को कौन कौन से टाइम फ्रेम्स पे जाके एनालाइज करना होता है। एक टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्ली एक वीडियो में बनाऊंगा कि जो टाइम फ्रेम्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं। डेली टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, वीकली का, मंथली का, कोई 5 मिनट यूज करता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो वो डिस्कशन एक बाद में करेंगे। बट आप यहाँ पे एक अपना डेली वीकली टाइम फ्रेम खोल के देख सकते हो कि ये यहाँ से अपसाइड लग रही है या डाउन साइड लग रही है, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं लेट से एनर्जी सेक्टर्स। एनर्जी सेक्टर में हम लेट से ये वीकली पॉइंट में देख रहा हूँ। वीकली पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींचता हूँ ऊपर की तरफ, राइट, तो अब मेरे को देखो कि यहाँ पे सप्लाई मिल रही है हर जगह पे, यानी एक पॉइंट ऐसा जा करके वहां पे बार बार कोई ना कोई सेलिंग कर रहा है या फॉर एग्जांपल कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे बाय करना है। एक जोन क्रॉस करेगा तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं अभी शांति से बैठूंगा और देखूंगा उसको कि ये मेरे लायक अभी है कि नहीं है, ठीक है। अगला आ जाते हैं मेटल। ये सब हटा देते हैं, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ड्राइंग्स की। मेटल पर आ जाते हैं। मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं खाली मेटल के जाकर के मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या समझ आया यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तोड़ा तो स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो विद टाइम ये ऊपर ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है या इसके पास आ सकता है या उसके और ऊपर लेवल पर आ सकता है। तो मेरे को इसको समझना पड़ेगा कि मेरे को मेटल सेक्टर ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा, मेरे को मेरा स्टॉप लॉसेस कहाँ पर लगाने हैं, कहाँ पे मेरे को उसको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। दूसरा एक और सेक्टर आ जाता है लेट्स से निफ्टी कोमोडिटीज। कोमोडिटीज में भी अगेन आप देखो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट जा रहा है। ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने, आप यहां पर भी एक देखते हैं, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथे रेजिस्टेंस के पास उसने अपनी अप मूव होनी शुरू हुई। तो ये कहां तक जा सकता है? पहला तो हमें ये देखना है कि ये अगले आने वाले कुछ टाइम के लिए मेरे लिए सही है कि नहीं है। फिर ये सब चीजें समझने के बाद मैंने आपको कुछ सेक्टर्स बता दिए, आप बाकी सेक्टर्स जाकर के एनएसई की साइट के ऊपर देख सकते हो या गूगल पे भी सर्च करोगे आपको सारे सेक्टर्स दिख जाएंगे कि फार्मा, ऑटो, पीएसयू, प्राइवेट बैंक्स, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं। नाउ विल कम आउट टू द पॉइंट कि हर एक सेक्टर, अब मुझे तो सेक्टर समझ आ गया कि यार आईटी सेक्टर है, कहाँ जाते हुए दिख रहा है, मेटल है, मेटल ऊपर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन मैं मेटल में लूं क्या, मेटल में क्या लेना है, यही तो आपको वीकली बेसिस पे एनालाइज करना है, ठीक है। वो कैसे, बिकॉज आपके पास पूरे हफ्ते में टाइम नहीं होगा, एक हफ्ते के बाद जाकर के आपके पास टाइम है। तो आपको ये समझना है कि इस वाले पर्टिकुलर सेक्टर में मेरे को क्या लेना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल पे कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से सेक्टर के अंदर क्या क्या स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट विल कम ओवर टू निफ्टी पीएसयू बैंक्स। अब मान लो मेरे को मैंने एनालाइज कर दिया, पीएसयू बैंक मेरे को बाय या सेल ऊपर या नीचे जाते हुए कहीं पर भी दिख रहा है। अब मैं उनके सेक्टर के अंदर आऊंगा, आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक आऊंगा। स्टॉक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी सरकारी बैंक्स हैं ये आ गए यहाँ पर, ओके। अब ऐसा नहीं है कि पीएसयू बैंक चलेगा, उसकी निफ्टी का जो आई मीन जो उसका निफ्टी है वो अगर मूव करेगी पीएसयू बैंक की तो ये सारे स्टॉक एक साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक स्टॉक की अपनी एक वेटेज होगी। ऐसा हो सकता है कि स्टेट बैंक की खाली स्टेट बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है और बाकी सारे स्टॉक्स नीचे पड़े हैं और निफ्टी पीएसयू बैंक जो है वो एक स्टेबल जगह पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक की वेटेज ज्यादा होगी। जस्ट एन एग्जांपल मैं लेके चलता हूं कि स्टेट बैंक की लेट से 20% वेटेज है, ठीक है। तो अगर स्टेट बैंक यहाँ से 1 या 1.5% या लेट से 2% भी मूव कर रहा है तो पीएसयू बैंक को मूव कराने लायक है वो। तो ऐसे ही बहुत सारे बैंक्स हैं पीएसयू जहाँ पे उनकी कुछ ना कुछ वेटेज होगी। ये चीजें आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत इजीली मिल जाएंगी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको देखना। बट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार निफ्टी पीएसयू बैंक ऊपर जा रहा है, इसके अंदर ये स्टॉक्स हैं, हाँ, इसमें मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है या ब्रेकडाउन दिख रहा है, मैं उस तरीके से उसमें एंट्री ले सकता हूँ। दूसरा आ जाता है निफ्टी का प्राइवेट बैंक।
प्राइवेट बैंक में अगेन वी हैव मल्टीपल स्टॉक्स। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ सरकारी बैंक डाल दिए गलती से, इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक, एच डी एफ सी बैंक, अगेन एच डी एफ सी बैंक इज ए हैवी बैंक, बिग बुल है बिल्कुल। एच डी एफ, आप कभी कभी आप नोटिस करोगे कि एच डी एफ सी बैंक पूरा ऊपर चल रहा है, बैंक निफ्टी स्टेबल है और बाकी सारे स्टॉक्स नीचे हैं। तो हैवी वेटेज स्टॉक्स कौन कौन से हैं इसमें? एच डी एफ सी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनकी वेटेज अच्छी है, ठीक है। इसमें से प्लीज पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक को इग्नोर कर दिया, मैंने थोड़ा सा गलती से उसको डाल दिया है। नाउ विल कम ओवर टू एफएमसीजी। एफएमसीजी के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, मेजर स्टॉक्स कौन कौन से एफएमसीजी के अंदर? ब्रिटानिया, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, आईटीसी, इनकी वेटेज अच्छी है स्टॉक में। ये चलते हैं तो पूरे के पूरे सेक्टर को लेकर के चलते हैं। और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये कौन से स्टॉक्स हैं, बेसिकली कंजम्पशन स्टॉक्स हैं। ब्रिटानिया के बिस्किट्स खाते हैं, केक्स आते हैं, ठीक है। कोलगेट टूथपेस्ट, ये तो जमानों से चलता हुआ आ रहा है। डाबर की हनी आती है, इमामी क्रीम आती है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आईटीसी तो ऑल इन फेवरेट सबका स्टॉक है, जो लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल के रखते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड बेवरीज, दारू पीना लोग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों की कंजम्पशन, ये बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स हैं, जो विद टाइम धीरे धीरे करके ये शायद ये ग्रो ही करते रहेंगे, बिकॉज सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट आई थिंक ये कंजम्पशन रिलेटेड चीजें प्रॉब्ली, आई डोंट थिंक ये बहुत जल्दी से खत्म होने वाली है, रादर ये ग्रो ही अपने ग्रोइंग लेवल पर ही रहेंगी। देन कमिंग ओवर टू निफ्टी आईटी। अब देखो निफ्टी आईटी का भी कौन से हैवी अच्छे स्टॉक्स हैं? इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, ये तो ऑल इन ऑल सबके फेवरेट स्टॉक्स हैं। तो आपको अगर समझ आ जाता है कि इन स्टॉक्स के अंदर एक ब्रेकआउट दिख रहा है या बाइंग दिख रही है, एक इंडेक्स में बाइंग दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी बाइंग आपको दिखेगी, फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक ऊपर जाकर के इसमें ले सकते हो, ठीक है। निफ्टी आईटी की डिमांड कैसे आ रही है? तो देखो आजकल ऑलमोस्ट 60-65% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हर एक चीज चाहिए, एप्लीकेशन अच्छी चाहिए, तो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, बिकॉज ये अच्छी सर्विसेज यहीं से ही आएंगे हमारे पास, आईटी और कहीं से नहीं आ सकती। ऑटो, ऑटो की डिमांड अभी बीच में कुछ ऐसा टाइम आया था जहां पर ऑटो की डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई थी, लोगों पे पैसा ही नहीं था लगाने के लिए। बट अब धीरे धीरे देखो कि ऑटो की डिमांड बढ़ती जा रही है और लोग उनको खरीद रहे हैं स्टॉक्स जाकर के। तो ऑटो में मेजर स्टॉक्स कौन से हैं जो बहुत अच्छे फेमस? मारुति सुजुकी। मारुति गाड़ियां बहुत रोड पे बिकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रो नहीं करेगी, ग्रोइंग आएगी, बट कहीं ना कहीं सेल्स अप डाउन ऊपर नीचे चलती रहती है। ऑटो वाले में ये वाला इशू रहता है, बट अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो ये कंपनीज भी अच्छा ग्रो करेंगी आने वाले टाइम में। तो आपको एक सेक्टर वाइज समझ आ गई चीजें। ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस में फेवरेट हायर उसमें मैं देखता हूं तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द मोस्ट हैवी वेटेड स्टॉक। अगर रिलायंस इंडस्ट्री अकेला भी चलता है तो वो पूरी निफ्टी को लेके चले जाता है। पुराना अभी हिस्टोरिकल अगर मैं देखता हूं तो रिलायंस 850 रुपए से 2200 2250 का एक लेवल बना कर लाया, और निफ्टी को अकेला खींचने वाला रिलायंस है, बिकॉज इसकी वेटेज ज्यादा है। तो आपको कंपेयर करना है कि यार ऑयल एंड गैस सेक्टर चल तो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बाकी सारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं और एक एक्सवाइजेड स्टॉक ऊपर जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसकी वेटेज बहुत ज्यादा हो, इसी वजह से वो एक्सवाइजेड स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो बाकी चीजों, बाकी सेक्टर्स को भी फिर वो आराम से खींच पाता है। निफ्टी मीडिया में आ जाते हैं सन टीवी, टीवी टुडे नेटवर्क, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, डिश टीवी। तो ये स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हो कि निफ्टी मीडिया के अंदर कुछ बाइंग अगर दिख रही है तो आप इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। अगेन मैंने एक पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये भी कहा था, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ 15 to 20 स्टॉक्स। मेरे रडार पे वही स्टॉक्स होने चाहिए जो मेरे को पता हो कि यार इसकी मूवमेंट क्या हो सकती है, या मेरे को स्टॉक के रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि यार ये वाली कंपनी अच्छी है, ठीक है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लोज बढ़िया है, प्रोमोटर वाइज सब कुछ अच्छा है, बिजनेस भी बढ़िया है, तो ही मैं उन स्टॉक्स में एंटर करूं। आई थिंक ज्यादा बेटर वो रहेगा रादर कि मैं रैंडमली उठ के किसी भी स्टॉक को खरीद लूं और फिर मैं मतलब उसको फंसने के बाद फिर मैं सोचते रहूं कि यार मेरे को एक्चुअली क्या करना है। सो इट्स बेटर फोकस ऑन योर फेवरेट स्टॉक्स रेदर देन फोकसिंग सम अदर्स, किसी और के फेवरेट स्टॉक के ऊपर फोकस करने की अपनी एक अच्छी लिस्ट बनाओ। अगेन कंजम्पशन में वी हैव बाटा इंडिया, चप्पलें जूते सब बिकता है बाटा इंडिया का।
वोल्टास लिमिटेड का मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया कि वोल्टास का हम एसी खरीदते हैं जाके। टाइटन टाइटन की घड़ियां हैं, गोल्ड ज्वेलरीज में भी है टाइटन। तो आपको ये देखना है कि भाई मेरे रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, एंड मैं उसके अंदर अपनी बाइंग या सेलिंग में अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ। ये लिस्ट बेसिकली कुछ इस तरीके से भी है कि अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट पे देखता हूँ और मैं कंपेयर कर लेता हूँ बैलेंस शीट्स वगैरह को, टेक्निकली पॉइंट पे नहीं जाता है, मैं खाली ये देखता हूँ कि यार ओवरऑल कंपनी इज गुड, सो आई मीन आई कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स। मेरा टाइम फ्रेम भी उस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो बेस्ट क्या होगा, वो एक 9 to 5 वाले के लिए वीकली बेसिस पे बैठ के देख लिया, एक अपना एनालाइज कर दिया, छोटा सा एक ओवरव्यू बना लिया कि हाँ ये सब कुछ ओवरऑल ठीक है, चलो मैं मंडे को जाके खरीदता हूँ। बाइंग का मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप एक जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हो। वो आप पहले वीडियो में जाकर के देखोगे तो आपको जीटीडी ऑर्डर का एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और कहाँ पे एग्जिट करना है अगेन वो जीटीडी से ही आप एग्जिट कर सकते हो। तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी वहां पे। निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा तो बहुत कुछ सालों से मैं देख रहा था कि इसका डाउन ट्रेंड ही चल रहा था। जहां कोरोना का अब एक इशू आना शुरू हुआ, पेंडेमिक सिचुएशन आई, यहाँ पे फार्मा ने अपना एक बुल रन दिखाया, और काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नीचे से अपने लोअर लेवल से 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी हो गए हैं, और ओवरऑल अच्छे चल रहे हैं फार्मास। नहीं तो आप इस तरीके से फोकस कर सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं और लर्निंग रिलेटेड चीज़ें लेकर के आते रहूँगा धीरे धीरे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।